हम लोगों ने अभी तक एक्सरसाइज में क्या देखा? दो मिनट। कि जब भी एक्साइज ड्यूटी लगती है दैट इज टू बी चार्ज और लेविड ऑन द मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन पर चार्ज होती है, इसीलिए इसको ड्यूटी कहा जाता है क्योंकि गुड्स पर चार्ज होती है। इज इट क्लियर? जब कोई जब कोई आइटम प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो ये ड्यूटी चार्ज होती है। और लास्ट क्लास में जहां हम लोगों ने छोड़ा था, यही एक वर्ड था जो सेक्शन 2 ऐसे ही बोला था ना मैंने, मैन्युफैक्चर एफ पर आकर रुका। कहने का मतलब सेक्शन 2F डिफाइंस मैन्युफैक्चर, और मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। और सेक्शन 2F मैंने उस समय केवल पढ़ दिया था, रीड कर लिया था, और उसमें 3 पॉइंट समझ में आए थे। देखते हैं क्या है। सेक्शन 2F कहता है मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस, मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस which is incidental or ancillary to the completion of the manufactured goods, which is incidental or ancillary to the completion of a manufactured goods or product। ये पहला पॉइंट है। मैंने कहा था incidental जो important activities की जाती हैं, ancillary जो सहायक activities की जाती हैं, वो होती हैं हमारी कौन सी? मैन्युफैक्चर। ये एक्टिविटीज हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है। तो मैन्युफैक्चर क्या है? इट इंक्लूड्स एनी प्रोसेस विच इज इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और प्रोडक्ट। दूसरा और तीसरा मैंने पढ़ा था, पॉइंट नंबर 2 और 3 भी मैंने पढ़ा था, और उस समय शायद मैंने आपको एक नया वर्ड बोला था, डीम्ड मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर बेसिकली under the definition which is given under section 2F is divided in 2 parts: main activity और दूसरा है आपका डीम्ड मैन्युफैक्चर। और डीम्ड मैन्युफैक्चर को 2 पार्ट में तोड़ा गया है। ये पहला पॉइंट था, मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस विच इज एंसिलरी और एंसिडेंटल टू द कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। पॉइंट नंबर 2, और इसमें एक नया वर्ड तुम लोगों ने सुना था, अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। अमाउंट टू, ढंग से देखो तो मैन्युफैक्चर मेन एक्टिविटी और उसकी एंसिलरी एक्टिविटी। अमाउंट टू मैन्युफैक्चर नाम इसीलिए है ना क्योंकि ये मैन्युफैक्चर नहीं माना जाता। ये मैन्युफैक्चर, अरे बोलो ना, माना जाता कैसे? कहां दिया रहता है ये अमाउंट टू मैन्युफैक्चर? कहां दिया जाता है? जरा ढंग से देखें पॉइंट नंबर 2। और आपके पास अगर बुक होगी तो ये चार्ट देख लेंगे, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वापस आए। विच इज स्पेसिफाइड इन रिलेशन टू इन एनी गुड्स इन द सेक्शन और चैप्टर नोट्स। कहां पे? शेड्यूल ऑफ द सीटा 1985 एज अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। सॉरी, सेक्शन और चैप्टर नोट्स, सेक्शन और चैप्टर नोट्स। यानी अगर कोई चीज सीटा में दी है तो वो मैन्युफैक्चर है, अगर कोई चीज सीटा में दी है तो अमाउंट टू मैन्युफैक्चर है। कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोसेस अगर ये सीटा में नहीं दिया होता तो हम नॉर्मली उसको मैन्युफैक्चर मानते ही नहीं। इसको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मानी गई है, इसीलिए कहा गया डीम्ड मैन्युफैक्चर। और अमाउंट टू मैन्युफैक्चर, बेसिकली दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चर, दिस इज अमाउंट टू मैन्युफैक्चर। अमाउंट डजंट मीन एट ऑल दैट अमाउंट मीन्स रुपीज। अमाउंट का मतलब क्वांटिटी भी होता है, अमाउंट का मतलब वॉल्यूम भी होता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ अमाउंट का मतलब उससे लेना।
अमाउंट का मतलब रुपीज से नहीं है, which is specified in relation to any goods in the section or chapter notes of the schedule of the CETA 1985 as amount to manufacture। और आश्चर्य करोगे एक तीसरा पॉइंट भी शामिल किया गया है। ये किसमें दिया रहता है? ये भी सीटा में ही दिया है, हम बाहर नहीं जा सकते सीटा के, हम सीटा सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट के तो बाहर जा ही नहीं सकते। जब भी हमको ड्यूटी लगानी होगी हमें हमेशा सीटा को ही रेफर करना है फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग द रेट ऑफ ड्यूटी, हाँ या ना? तो सीटा को मेंशन होगा, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी, तो ये भी कोई बाहर से नहीं है। लेकिन ढंग से सुनो, ये थर्ड शेड्यूल है किसका? सीटा 1985 का। सर अभी तक आपने हमको जब बोला था एक्साइजेबल गुड्स की डेफिनेशन बताई थी सेक्शन 2D के हिसाब से, तो उसमें हम लोगों ने बोला था एक्साइजेबल गुड्स मींस द गुड्स स्पेसिफाइड इन सीटा 1985 अंडर द फर्स्ट शेड्यूल एंड द सेकंड शेड्यूल। उस समय मैंने तीसरे शेड्यूल की बात, ये तीसरा शेड्यूल किस चीज का है जरा सर हमें ये भी तो बता दीजिए। ये लेबलिंग, रीलेबलिंग, पैकिंग, रीपैकिंग, प्राइस टैग, यहां प्राइस में चेंजेस करना, और जानते हो ये सारी चीजें क्या हैं? मेनली जो हमारा शेड्यूल 3 होता है वो रिटेल सेल प्राइस के बेसिस पर ड्यूटी चार्ज करता है। किस बेसिस पर? ढंग से दिमाग में बैठा लो। जो हमारा थर्ड शेड्यूल होता है सीटा का, वो रिटेल सेल प्राइस के बेसिस पर टैक्स चार्ज करता है। फर्स्ट और सेकंड ऐसा नहीं था, जितना आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उस पर। ये रिटेल सेल प्राइस जिसको तुम लोगों ने सुना होगा MRP, ये उसके बेसिस पर टैक्स चार्ज करता है। फिलहाल हम वहां पर नहीं जा रहे, अभी वैल्यूएशन वगैरह पर नहीं जा रहे। 3 चीजें समझ में आई। एक्साइजेबल गुड्स वो होता है जो फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड हो। फर्स्ट शेड्यूल में बेसिक एक्साइज ड्यूटी बताई गई है, सेकंड शेड्यूल में स्पेशल एक्साइज ड्यूटी बताई गई है, हाँ या ना? और थर्ड शेड्यूल में एक्साइज ड्यूटी चार्ज की जाती है उस वैल्यू पर नहीं, बल्कि रिटेल सेल प्राइस के बेसिस पर। इज इट क्लियर? तो अब हमारा थर्ड शेड्यूल भी इनकॉर्पोरेट हो गया। लेबलिंग, रीलेबलिंग, पैकिंग, रीपैकिंग और अल्टरेशन इन द प्राइसेस और प्राइस टैग इज ऑल्सो डीम्ड मैन्युफैक्चर। तो डीम्ड मैन्युफैक्चर में एक नहीं 2 चीजें आएंगी। दिस इज योर एक्चुअल मैन्युफैक्चर, क्या कहेंगे? और ये एक्चुअल मैन्युफैक्चर है और ये डीम्ड मैन्युफैक्चर मान लिया गया। और उस डीम्ड मैन्युफैक्चर में भी 2 हैं, एक अमाउंट टू मैन्युफैक्चर है, वो प्रोसेस जिसको मान लिया गया है कि ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है। बेसिकली वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन उसको फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग excise duty we have treated it as a amount to manufacture। and the last one packing, repacking, labeling, relabeling और price tag etc, ये भी हमारा माना जाता है क्या? मैन्युफैक्चर। निखिल क्लियर है? फिर से मैं पढ़ता हूँ ढंग से सुनना। मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स, और कई लोगों की किताबें नहीं दिखती हैं हाथ में, थोड़ा कष्ट होता है। ये कौन सी किताब है? अच्छा सुने इधर। मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द कंप्लीशन ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। अब हमें बताने की जरूरत नको। पॉइंट नंबर 2, which is specified in relation to any goods in the section or chapter notes of the schedule to CETA 1985 as amount to manufacture। अब हमें बताने की जरूरत नको। तीसरा, which in relation to goods specified in the third schedule of CETA 1985
including involving or having packing, repacking of such goods in a unit container, or labeling or relabeling of containers, including the declaration or alteration of the retail sale price on it, adoption of any other treatment of the फलाना एंड ढिमाका। यानी अगर आप एक बड़ी स्टील रॉड को छोटे छोटे रॉड में काट दें तो रॉड ही रहेगी। पहले भी वो रॉड नाम था, अभी भी वो रॉड ही नाम है। हाँ या ना? बोलो। ये अमाउंट टू मैन्युफैक्चर है। ये क्या है? लेबल लगा दिया, बड़ा सा ग्लूकॉन का एक डब्बा ले आया, उसको निकाला, छोटे छोटे पैकेट बना लिए, ग्लूकॉन डी। इसने कहा हम बनाएंगे ग्लूकॉन सी, उसी पैकेट से, उसी बड़े कंटेनर से। इधर से मैंने एक निकाला, ग्लूकॉन सी बनाया, इसने बनाया ग्लूकॉन डी, इसने बनाया ग्लूकॉन ई, इसने बनाया ग्लूकॉन एफ। बन रहे हैं, केवल लेवल चिपक रहा है अलग अलग। इसका ज़्यादा बिक रहा है, मेरा कम बिक रहा है, पता नहीं क्यों, भगवान जाने। नहीं समझे? इसमें पता नहीं क्या मिला दिया। हम बना रहे हैं चाय की बड़ी पत्ती का पैकेट लिया, चाय पत्ती का, टी लीव्स नहीं, टी लिया है, और उसको छोटे छोटे पैकेट में डाला। इसने बनाया ब्रुक बॉन्ड, मैंने बनाया पैरट। तो पैरट ब्रांड हमारे यहाँ था ना, फैक्ट्री था, उस ब्रांड का नाम था पैरट ब्रांड चाय, बहुत चलता था वो, काफ़ी पुरानी बात है। तो हम लोग भी छोटे छोटे थे तो खाते नहीं थे, देखते थे। तो कहने का मतलब पैरट ब्रांड, मतलब देखो ना, ब्रुक बॉन्ड ज़्यादा चल रहा है, पैरट कम चल रहा है, वही कंटेनर है बड़ा वाला, उसी को ही मिला करके दे रहे, पता नहीं क्यों, इसका ज़्यादा और मेरा कम। ठीक है ना? तो ये हमारा मैन्युफैक्चर है। क्या है? और नीचे लास्ट में बोला गया है कि जो मैन्युफैक्चरर वर्ड है, कौन सा वर्ड? we have defined the word manufacture. Now according to this definition you have to construe the meaning of manufacturer yourself. I am not going to tell you anything about the manufacturer. Now after seeing this definition you can draw your meaning of manufacturer. The person who is a manufacturer, the person who involves in these activities is your manufacturer. Is it clear? लेकिन मैन्युफैक्चरर की जो डेफिनेशन दी है जरा ढंग से सुनना, उसके बाद मैं फिर से वापस यहाँ पर आऊँगा जहाँ हम लोग छोड़ रहे हैं, फिर से वापस आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वापस मैन्युफैक्चर पर आएंगे। सुन लो, है बुक में है मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन सब मिलेगा। अगर चार्ट कोड कॉपी कर रहे हो तो ठीक है, बाद में करते रहना। मैन्युफैक्चरर, द टर्म मैन्युफैक्चरर हैज बीन डिफाइंड, इट इंक्लूड्स, मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन वो है जो ये बोलती है, जो ये एक्टिविटी करेगा, दैट इज मैन्युफैक्चरर, एंड शैल इंक्लूड, और इसके अलावा शामिल है, इसके अलावा नहीं, और जिसमें शामिल है, एंड शैल इंक्लूड नॉट ओनली अ पर्सन, केवल वो बंदा नहीं, हु एम्प्लॉयज हायर्ड लेबर। मैं अपने यहाँ 4 लेबर को रख करके प्रोडक्शन का काम करवाता हूँ तो मैं मैन्युफैक्चरर कहलाऊंगा। केवल मैं ही मैन्युफैक्चरर कहलाऊंगा, दिमाग से निकाल देना। केवल मैं ही मैन्युफैक्चरर कहलाऊंगा, दिमाग से निकाल देना। तो सर और कौन मैन्युफैक्चरर कहलाएगा? हायर्ड लेबर इन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स, बट ऑल्सो एनी पर्सन, इसके अलावा भी कोई शामिल है। यानी केवल मैं ये एक्टिविटीज करूं, if I involve in these activity, then I will be treated as a manufacturer, is not okay. That is okay, but apart from that there is also a person who is also to be treated as a manufacturer. Who is that person? But also any person who engages, जिसने engage कर रखा है in their production, अपने production और manufacture on his own account. अब मैं बोलूं, ऑन हिज ओन अकाउंट मैं पेपर बनाता हूं। मैं क्या बनाता हूं? क्योंकि मैं किताब बनाता हूं। पेपर सेटर वाला नहीं, ये वाला पेपर, कागज, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। जगजीत सिंह, हाँ बोलो बोलो। मैं कागज बनाता हूं क्योंकि मैं किताब बनाता हूं, प्रिंट करता हूं। ये जो कागज मैं बनाता हूं अपने लिए ही बनाता हूं। मैं गन्ने की खेती करता हूं क्योंकि मैं चीनी मिल हूं, कहीं से गन्ना खरीदता नहीं, मैं अपने लिए गन्ना बनाता हूं, मतलब खेती करता हूं। बात समझ में आई? नहीं। मैं फर्नीचर बनाता हूं
क्योंकि मेरे कई कॉलेजेस हैं ना, उनमें सप्लाई करता हूँ, अपने ही कॉलेजेस में देता हूँ। मेरी बात, अपने लिए काम करना भी मैन्युफैक्चरर कहलाता है। तो कहा गया बट ऑल्सो एनी पर्सन हु एंगेजेस इन देयर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑन हिज ओन अकाउंट, ऑन हिज ओन अकाउंट। इज इट क्लियर? तो मैन्युफैक्चरर का मतलब ये नहीं कि जो काम करे और दूसरे को दे दे। अरे नहीं, तुम काम करो और खुद यूज करो तो भी तुम मैन्युफैक्चरर कहलाओगे। ये दिमाग में रख देना बात। अरे हाँ या ना? तो मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन तीनों पॉइंट समझ में आ गई। एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग में अमाउंट टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एंड थर्ड शेड्यूल ऑफ द सीटा, दैट्स इट। और इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ड डिफाइन कर लेंगे अपना मैन्युफैक्चरर, लेकिन उसमें केवल एक ऐसा बंदा शामिल नहीं है जो हायर्ड लेबर से काम करवाता है, लेकिन उसमें और भी एक बंदा शामिल है जो अपने लिए काम करता है। इज इट क्लियर? हमें नहीं लगता इसमें कोई बट और इफ होगा, नहीं है ना? वापस आते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई। एक बहुत ही अच्छा कोट दिया गया इन 3 लाइनों का, मैन्युफैक्चर वर्ड को। बहुत ही अच्छा कोट है। क्या है मैन्युफैक्चर? हर एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो ये जरूरी नहीं। हाँ या ना? हर मैन्युफैक्चर में कुछ चेंज हो ये भी जरूरी नहीं। मैं पढ़ता हूं वो क्या केस लॉ का एक डिसीजन है बहुत अच्छा। मैन्युफैक्चर एम्प्लाइज अ चेंज। अगर हम कहते हैं कुछ मैन्युफैक्चर हुआ तो तुरंत दिमाग में क्लिक करता है अच्छा कुछ नई चीज आई। पेन बनी तो पेन आई, इसका मतलब इसके पहले वो पेन नहीं थी। कागज बना तो इसका मतलब कागज अब बना, इसके पहले वो कागज नहीं था। मैन्युफैक्चर एम्प्लाइज अ चेंज। मैन्युफैक्चर एम्प्लाइज अ चेंज बट एवरी चेंज इज नॉट मैन्युफैक्चर। और मैंने आप लोग को अच्छी तरह बता दिया, ग्लूकॉन डी का बड़ा डब्बा लिया, छोटे छोटे डब्बे पैकिंग कर दी, रीपैकिंग कर दी, क्या चेंज हो गया? क्या चेंज हो गया एक्टिविटी? नहीं सर, पहले भी ये ग्लूकॉन डी था, अभी भी वो ग्लूकॉन डी है। केवल पैकिंग और रीपैकिंग, लेबलिंग और रीलेबलिंग या प्राइस टैग में केवल चेंज कर लेना या अल्ट्रेशन कर लेना, वो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, बशर्ते वो थर्ड शेड्यूल में दी हो। बशर्ते वो थर्ड शेड्यूल में दी हो। चलो, मैन्युफैक्चर implies a change but every change is not a manufacture and yet change of an article is the result of, और चेंज होता है क्यों? इट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि हम उस पर काम करते हैं। तो चेंज क्यों आया? क्योंकि उस पर काम हुआ। कौन सा काम हुआ? ट्रीटमेंट, लेबर एंड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन बड़ी पैकिंग से छोटी पैकिंग करना, लेबल उखाड़ करके अपना लेबल लगाना। नहीं समझे? दूसरे का नाम दिख रहा था, स्टिकर लगाकर अपना स्टिकर चिपका दिया, है ना? कोई एक्टिविटी नहीं हुई, लेकिन इसको हम कह सकते हैं मैनिपुलेशन। कह सकते नहीं कह सकते? अरे बोलते क्यों नहीं? मैन्युफैक्चर implies a change but every change is not a manufacture and yes yet change of an article is the result of treatment, labor and manipulation but something is necessary। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेहनत कर रहे हैं, पास नहीं हो रहे, तो कौन सी मेहनत कर रहे हो? तो ये कौन सी मेहनत है? मेहनत कर रहे हैं, पास नहीं हो रहे। मेरी बात समझना। अरे रिजल्ट बताओ। क्या बताओ? रिजल्ट बताओ। बट समथिंग इज इंपॉर्टेंट और नेसेसरी एंड देयर मस्ट बी ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी अ ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण, एक रूप से दूसरे रूप में आना, ठीक है ना? बट समथिंग इज नेसेसरी एंड देयर मस्ट बी ट्रांसफॉर्मेशन। अ न्यू एंड डिफरेंट आर्टिकल, a new and different article must emerge having a distinctive name and character or use। नए नाम, नए चरित्र और नए काम के साथ कोई भी एक चीज़ हो, नए नाम के साथ आ जाए या नए काम के साथ आ जाए या नए फीचर्स के साथ आ जाए, इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चर। फिर से मैं बोलूँ, मैन्युफैक्चर implies a change but every change is not a manufacturing activity or manufacture and yet it is important and yet change an article is the result of the treatment, labor and manipulation
यस, बट समथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड देयर मस्ट बी ट्रांसफॉर्मेशन. किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन? न्यू एंड डिफरेंट आर्टिकल मस्ट इमर्ज. एक नए आर्टिकल का इमर्ज होना जरूरी है, अस्तित्व में आना जरूरी है, जिसका अलग नाम, अलग काम और अलग नेचर हो, कैरेक्टरिस्टिक हो. इज इट क्लियर? पक्का? इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, बच्चे ने कहा कि दूसरे का लेबल हटा करके अपना लेबल लगा देंगे तो कैसे नया हो जाएगा? तुम लोग जो कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, जिस कंपनी का ऊपर नाम लिखा है, क्या इसकी गारंटी दे सकते हो अंदर उसी के प्रोडक्ट है? बात खत्म. आप भरोसा करते हो ब्रांड पर, जबकि हो सकता है उससे कम नाम वाला ब्रांड अच्छे सामान लगाता हो, लेकिन आप नहीं खरीदते. अब वही ब्रांड जो है दूसरी कंपनी का लेबल लगा दिया, ये लो अच्छी कंपनी का. चाइनीज मोबाइल मिलते हैं, ये किसने कह दिया खराब होते? ब्रांड नहीं है उनका. ब्रांड क्या है? मेड इन चाइना. यही उसकी एक सबसे बड़ी निगेटिव है. नहीं समझे? कब खराब हो जाए पता नहीं. क्यों? पक्की बात है ना, ये प्रॉब्लम. तो जाहिर सी बात है, लेवल चेंज होगा तो सोच में भी बदलाव आएगा. और मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, कैरेक्टर में, यूज में या नाम में. कुछ भी हो, मैंने ये कहा तीनों चीजें एक साथ फुलफिल हो, नाम काम सब एक साथ हो, कोई एक चीज में चेंज हो. हाँ, लेवल चेंज होगा तो बहुत फर्क पड़ता है. वो भी एक एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. अगर आप उस लेवल को चेंज नहीं करेंगे तो दूसरे तरह से जाना जाएगा, लेवल चेंज कर देंगे तो दूसरे तरीके से जाना जाएगा. चलें, कोई एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है या नहीं, या मैन्युफैक्चर हुआ या नहीं, इसको प्रूफ करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है. ये जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की, ये जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की. बताया भी था, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की है. बर्डन टू प्रूफ दैट एन एक्टिविटी और प्रोसेस अमाउंट टू मैन्युफैक्चर इज ऑन द डिपार्टमेंट. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. इसमें प्रूफ करने की जरूरत है भाई, शेड्यूल 3 में मेंशन है, उसको भी प्रूफ नहीं करना. लेकिन अमाउंट टू मैन्युफैक्चर है या नहीं, इसको प्रूफ करने की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की है. डीम्ड मैन्युफैक्चर मैंने पढ़ा दिया. कुछ भी नहीं बचा. अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी. पहला, कैप्टिव कंजम्पशन. ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत डिस्टर्ब करते हैं. कैप्टिव कंजम्पशन, एक बात बताओ, मैं कागज बनाता हूं क्योंकि मुझे बुक बनानी. अब बताओ, ये कागज यूज किसने किया? मैंने यूज किया, कहीं बेचा? मैंने खुद यूज किया. मान लो अगर मैं उस कागज को खुद नहीं यूज करता तो मैं क्या करता? बेचता. क्या वो कागज मार्केट में किसी नाम और काम और यूज के कारण जाना जाता है क्या? हाँ, उसका अलग नाम, अलग काम और यूज है, नेचर. उसको खरीदने वाले हैं, मार्केट में उसका नाम है कागज देना, पेपर देना, शीट देना, बोला जाता है ना. उसको अलग नाम और काम उसके नेचर के कारण जाना जाता है. उसकी एक मार्केटेबिलिटी है. तो अब बताओ, वो कागज मेरे पास है, जैसे ही वो कागज बना, जैसे ही वो पेपर बन करके आया, ड्यूटी लग जाएगी. क्योंकि ड्यूटी किस पर लगती है? मैन्युफैक्चर पे लगती है. और मैन्युफैक्चर, जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट इमर्ज होता है, अब ये भी बताया, जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट इमर्ज होता है ड्यूटी लग जाती. अरे हाँ या ना? तो नया प्रोडक्ट इमर्ज हुआ यानी कागज, ड्यूटी लग जाएगी या नहीं? ड्यूटी लग जाएगी या नहीं? लग जाएगी. लेकिन उस कागज को हम क्या कर रहे हैं?
खुद यूज़ कर रहे हैं। बताओ कितना इनकॉन्वीनियंट है, इतना इनकॉन्वीनियंट है कि सामान हम बना रहे हैं, हम ही यूज़ करेंगे, इधर भी ड्यूटी मांगोगे, फिर कहोगे किताब बनाया फिर दो ड्यूटी। अरे हाँ, 2 प्रोडक्ट बन गए, एक कागज़ और एक किताब। 2 अलग अलग प्रोडक्ट बन गए, कागज़ एक और किताब, दोनों एक ही चीज़ हैं क्या? जमीन आसमान का फर्क है। कागज़ से पढ़ सकते हो क्या? नहीं सर, मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा रह गया। वो कोरा कागज़ है और उस पर लिखा हुआ है कुछ, और जो लिखा है वो काला अक्षर भैंस बराबर है। नहीं समझे? दोनों चीज़ों में फ़र्क है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। उसको आप एक प्रोडक्ट नहीं बना सकते। 2 अलग अलग प्रोडक्ट है, कागज़ और किताब। बाइंडिंग हो गई, बुक के फॉर्म में आ गया। अगर इंस्टीट्यूट तुम लोग को ऐसे अलग अलग करके पहला पन्ना मिला, देख दूसरा पन्ना है, तो कितना परेशान हो जाओगे। वो पूरा बुक बाइंडिंग होती है, बाकायदा एक किताब का शेप आता है, तब आपको मिलता है, मीन्स उस पर एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो बताओ ये जो कागज़ बन करके आ जाए, इस पर ड्यूटी दे? मैं अगर कागज़ बनाता हूँ तो ड्यूटी दूँ? कहा गया बहुत इनकन्वीनियंसी हो जाएगी मैन्युफैक्चरर को। तो अगर फाइनल प्रोडक्ट टैक्सेबल है मेरा किताब, अगर फाइनल प्रोडक्ट मेरा टैक्सेबल है, ड्यूटीएबल है, और उस पर ड्यूटी मैं पे करूंगा, तो बेटा बीच में जितने भी कैप्टिव कंजम्पशंस होंगे, कैप्टिव कंजम्पशन मैंने सामान बनाया और खुद यूज किया, सामान बनाया और खुद यूज किया, नया प्रोडक्ट बनाया खुद यूज किया, नया प्रोडक्ट बनाया खुद यूज किया, हो सकता है 4 बार नया प्रोडक्ट बन करके ये 5वां किताब बनाओ। तो ये जो बीच के हमने खुद बना करके खुद यूज किया, दैट इज नोन एज कैप्टिव कंजम्पशन। अब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये कैप्टिव कंजम्पशन को मैक्स ऑफ द केसेस दीज प्रोडक्ट्स आर एग्जेम्प्टेड। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम कैप्टिव कंजम्पशन एग्जेम्प्टेड है, मैक्सिमम केस में कैप्टिव कंजम्पशन एग्जेम्पशन है। अगर फाइनल प्रोडक्ट टैक्सेबल है तो ये याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। कैप्टिव कंजम्पशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ, कैप्टिव कंजम्पशन in the context of excise law means, excise law means utilization of goods produced or manufactured within the factory of production. The goods internally consumed to manufacture the final product are termed as intermediate goods या captive consumption। वही इंटरमीडिएट गुड्स जो निकल करके बाहर आ रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स प्रोसेस करते समय बीच में एक प्रोडक्ट बन गया, अगर ये प्रोडक्ट बन गया, अलग नाम काम और उसकी मार्केटिंग है, तो भैया उस पर ड्यूटी पे करो। फिर दूसरा प्रोडक्ट बना, फिर उस पर ड्यूटी पे करो। कितने प्रोसेस पर कितनी बार ड्यूटी पे करोगे? दिमाग खराब होने से अच्छा है अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट टैक्सेबल है तो बीच की चीज़ों को माफ़ कर दिया गया है। अब देखो ना, जूते चप्पल की बात करते हैं। सोल बनाया, एग्जाम्पल वही दिया है, रबर इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोल्स। रबर को हम यूज कर रहे हैं सोल बनाने के लिए, किसके बनाने के लिए? एंड सच सोल्स आर फर्दर यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ चप्पल। चप्पल कितने में पड़ती है? हेयर सोल्स आर इंटरमीडिएट गुड्स। सोल से क्या बनता है? चप्पल। चप्पल भी गुड्स है और सोल को भी मार्केट में बेचा जा सकता है। और मैंने पहले सोल बनाया तो सोल कोई भी खरीद सकता है, उसका मार्केट है, उसका मार्केट है, नाम है ना, देखो ना, मैं बोल तो रहा हूँ सोल, तो इसका मतलब चप्पल का सोल का एक मार्केट है। हेयर सोल्स आर इंटरमीडिएट गुड्स एंड देयर कंजम्पशंस विद इन द फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ चप्पल इज कैप्टिव कंजम्पशन। The intermediate goods will be chargeable to duty if they arise in the course of manufacture। बिल्कुल ड्यूटी लगनी चाहिए, लेकिन are movable and marketable in such intermediate stage, ठीक है ना, listed in the tariff। However, since paying duty on all the intermediate or captive consumption will cause inconvenience to manufacturer, exemption have been given in many cases if the duty is payable on final product। Excise duty is not to be payable on intermediate goods। Is it clear? पक्की बात है ना? अब कैप्टिव कंजम्पशन नहीं रूल आएगा, बहुत आसान हो गया कि अगर हमारे सामने एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट्स ऑन कैप्टिव कंजम्पशन, देन आई कैन राइट इट इजीली कि
अगर एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करते हैं और एक इंटरमीडिएट गुड्स अराइज होता है और उस इंटरमीडिएट गुड्स को हम अपनी ही फैक्ट्री में आगे फर्दर प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उस इंटरमीडिएट गुड्स का मार्केट में नाम, काम और उसकी मार्केटेबिलिटी है, मूवेबिलिटी है और वो सीटा में मेंशन्ड है, तो उस पर ड्यूटी लगनी चाहिए। लेकिन ये बहुत इनकन्वीनियंट हो जाएगा कि कोई सामान जिसको हमें फाइनल प्रोडक्ट में यूज़ करना है और इंटरमीडिएट स्टेज में वो एक नए नाम और काम के साथ जाना चाहता है, उस पर ड्यूटी है, टैक्स है, लेकिन बावजूद उसको हमें एग्जेम्प्ट करना है क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट टैक्सेबल है। इज इट क्लियर? चलो, असेंबली वर्सेस मैन्युफैक्चर। एक बात बताओ, हम कीबोर्ड ले आए, हम माउस भी ले आए, हम स्क्रीन भी ले आए, हमने सीपीयू का बॉक्स भी खरीदा, हमने इंटरनल हार्ड डिस्क भी खरीदी, इंटरनल मेमोरी भी खरीदी, रैम वगैरह। अब सारी चीज़ें खरीद करके मैं बैठ गया, पर्पस क्या था? सबको रख दो अलग अलग, ये रैम है, ये फलाना है, उसको चलाओ कंप्यूटर, ऐसे होता है क्या? हाँ, असेंबल करते हैं। क्या करते हैं? असेंबल करते हैं। और एक बात बताओ, क्या असेंबली से नया सामान बन करके आ गया? असेंबली करोगे तो नया सामान बन जाएगा तुम्हारा। असेंबली करने से नया सामान बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। तुम अलग अलग रख के चला कर दिखाओ और कह दो ये कंप्यूटर है, तो कोई भी कहेगा, हंसेगा, कहेगा अब क्या बोले आके वो कंप्यूटर नहीं है, वो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। इंटरनल हार्ड डिस्क मार्केटेबिलिटी है, सीपीयू के बॉक्स की मार्केटेबिलिटी है, यूपीएस की मार्केटेबिलिटी है, रैम की, प्रोसेसर की, जितनी भी चीज़ें हैं सबकी मार्केटेबिलिटी अलग अलग है। वो अलग अलग एक नाम से जाने जाते हैं, उनकी मार्केटिंग है, उन पर ड्यूटी है, लेकिन सबको अगर मिलाकर एक जगह किया जाए और कंप्यूटर बना लिया जाए तो उसका भी एक अलग मार्केट है और उसका अलग नाम काम है। तो क्या ये मैन्युफैक्चर नहीं है? है, और ड्यूटी लगेगी। अगर असेंबली करने से एक नया प्रोडक्ट इमर्ज हो जाता है, नए काम, नए नाम, नए फीचर्स के साथ, तो वो भी हमारा मैन्युफैक्चर माना जाएगा और ड्यूटी देनी पड़ेगी अगर वो सीटा में मेंशन है और मार्केटेबल और मूवेबल है तो। इज इट क्लियर? बढ़ सकते हैं आगे? हाँ, अलग अलग पार्ट्स की बिल्कुल होती है, क्या दिक्कत है? माउस खरीदो, माउस पर ड्यूटी दी होगी कंपनी ने, ऐसा थोड़ी है प्रोडक्शन जब किया होगा माउस का तो नहीं दिया होगा। आगे देखो, assembly is a process of putting together a number of items or parts of an item to make a product or an item. From a general point of view, assembly would not amount to manufacture in as much as has already manufactured item may put in a readily usable form. However, if the assembly results a new commercial commodity with a distinct name, character and use, it would amount to manufacture. Is it clear? ये भी हमारा मैन्युफैक्चर माना जाएगा। सिंपल था। दो चीज़ें अभी तक हम लोगों ने स्पेशल केसेस देखा, एक कैप्टिव कंजम्पशन और दूसरा असेंबली। तीसरा, ड्यूटीएबिलिटी ऑफ साइट रिलेटेड प्रोडक्ट्स। साइट रिलेटेड प्रोडक्ट्स, हमने एक इंजीनियर को कहा, देखो मेरा बिल्डिंग बना दो, यहाँ पे फर्नीचर भी दे देना। क्या दे देना? और ये जो सीढ़ियाँ है ना, स्वचालित सीढ़ियाँ, एस्केलेटर्स, वो भी लगा देना। लिफ्ट भूलना मत, वो भी लगा देना। उसने कहा ठीक। अब पूरी मैंने उसको ज़मीन दे दी, उससे सबसे पहले क्या किया होगा? ईंटा लाया होगा, ईंटे पे ईंटा, ईंटे पे ईंटा, घर बन गया, मतलब बिल्डिंग बन गई। अब जहाँ धक्का देकर ले जाना चाहो ले जा सकते हो। घर क्या मूवेबल है? इमूवेबल आइटम्स पर कभी ड्यूटी नहीं लगती। नया नाम, नया काम, नया फीचर आ गया लेकिन इमूवेबल है।
तो साइट रिलेटेड एक्टिविटीज में अगर कोई इमूवेबल आइटम्स जनरेट होता है तो उस पर ड्यूटी, एस्केलेटर्स लगाए उसने, सीढ़ियां, तो क्या उसको जमीन से जोड़ेंगे? हाँ, स्वचालित है, कहीं ऐसा ना हो कहीं बाहर निकल जाए। स्वचालित नाम भी है, स्वचालित खुद चलती हैं, जैसे हम लोग चलते हैं, पता चले मॉल में खड़े हुए चलते घर पे पहुंच गए उस पर चलते चलते, तो गड़बड़ हो जाएगी। कहाँ गए थे लखैरे? मॉल घूमने ही तो इधर से रास्ते में, तो वो स्वचालित है तो उसको रोके रखो, वो कुछ ही जगह पर स्वचालित हो, हाँ वहीं घूमे, इधर उधर ना घूमे। तो क्या किया गया, उसको जमीन के साथ अटैच किया गया, और उसकी नेचर ही वही है कि जमीन के साथ इसको अटैच करो। तीसरा, लिफ्ट लगा। अब बिल्डिंग के साथ उसको बांध कर रखना है, नहीं तो लिफ्ट कहीं ऊपर ना उठा दे। नहीं समझे? लिफ्ट तो वैसे ही लिफ्ट करती है, मुझको भी तू लिफ्ट करा दे तो लिफ्ट हो जाएगा पूरी तरह से आदमी, अगर उसको बांध कर नहीं रखेंगे तो। वो भी इमूवेबल है, और इमूवेबल ही उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो मूवेबल नहीं है। आज लिफ्ट यहाँ चल रही तो कल यहाँ चला लो, वो नहीं। फोर्थ, फर्नीचर बनवाया उस बंदे ने, फर्नीचर पूरा शोरूम में फर्नीचर लगवाया, मूवेबल होता है? हाँ सर, फर्नीचर तो मूवेबल होता है। एक नया नाम, काम, नाम, उस पर टैक्स लग जाएगा, उस पर टैक्स लग जाएगा, ड्यूटी लग जाएगी। समझ में आई बात? तो साइट, अच्छा जनरेटर और मशीन की बात कर लें। मशीन अगर मंगवाई गई है, कुछ मशीनों का नेचर ही होता है बिल्कुल जमीन के साथ बिना अटैच किए उनसे काम लिया ही नहीं जा सकता, और कुछ को मशीन को इसलिए जमीन के साथ अटैच किया जाता है ताकि वाइब्रेशन फ्री काम हो सके। ऐसा ना हो मशीन चले तो धड़ 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 पूरा मकान हिलने लगे, तो उसको भैया वाइब्रेशन ना हो, जमीन के साथ फिक्स कर दो, केवल कन्वीनियंसी के लिए। तो वो मूवेबल आइटम है, वो मूवेबल नहीं है, मूवेबल है। जनरेटर मूवेबल होता है, इज इट क्लियर? तो अगर साइट रिलेटेड एक्टिविटीज में जो मैंने इंजीनियर को काम दिया, मैंने ठेकेदार को काम दिया, भैया घर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, इसमें मशीन लगाना है, इसमें सीढ़ियां लगाना है, इसमें लिफ्ट लगाना, इसमें जनरेटर लगाना, इसमें फर्नीचर बनाना, तो जो एक्टिविटीज उसमें ऐसी बनेगी जो मूवेबल हो, मार्केटेबल हो, नया प्रोडक्ट इमर्ज हो जाए, तो उस पर ड्यूटी लग जाएगी। इज इट क्लियर? पक्की बात है। तो ये है आपका साइट रिलेटेड प्रोडक्ट्स। और है आपका लास्ट, वेस्ट एंड स्क्रैप। क्या है ये वेस्ट और क्या है ये स्क्रैप? जानते ही वेस्ट और स्क्रैप क्या होता है? हम एल्युमिनियम फॉयल एल्युमिनियम का मेरा काम होता है। अब जरा देखो, जहाँ एल्युमिनियम मैन्युफैक्चर होता है तो वहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं एल्युमिनियम के, वेस्ट। काम हो रहा है लेकिन उसके छोटे छोटे टुकड़े निकले, वेस्टेज। लेकिन उसकी मार्केट है, उसको नए नाम, काम और उसकी एक्टिविटीज से जाना जाता है क्योंकि उसका यूज होता है। तो बताओ, क्या ये वेस्ट हमारा ड्यूटेबल है या नहीं? बिल्कुल है। इस वेस्ट का मार्केट में अलग नाम, काम और उसका कैरेक्टरिस्टिक है, यूज है, डिस्टिंक्टिव नेम, कैरेक्टर एंड यूज। ठीक है ना? तो जहाँ ये तीन चीज़ें आ गई तो वहाँ पर हमारा ड्यूटी लग जाएगा, बशर्ते मूवेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, तो ये हमारा है वेस्ट एंड स्क्रैप। वेस्ट एंड स्क्रैप, वेस्ट एंड स्क्रैप कैन बी एक्सेसिबल इफ दे आर नोन इन कॉमर्शियल पैरेलेंस एंड आर मार्केटेबल। एक बात याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तीन कंडीशन मत भूल जाना जो मैंने टैक्सेबल इवेंट के बारे में बताई थी। देयर मस्ट बी अ गुड, ये गुड्स है, गुड्स मस्ट बी एक्साइजेबल, यानी टैरिफ में नोट होना चाहिए। तो ये जो एल्युमिनियम का वेस्ट है, अगर सीटा में मेंशन होगा तो ही आगे टैक्स लगाना। ऐसा ना हो सर एक नया नाम है, नया काम है, मार्केटिंग है तो टैक्स लग जाएगा। नहीं, सीटा में मेंशन है या नहीं वो भी इम्पोर्टेंट है। इज इट क्लियर?
फर्दर द वेस्ट एंड स्क्रैप विल नॉट बी एक्साइजेबल गुड्स अनलेस दे आर मेंशन्ड इन सीटा। अरे हमने तो पहले ही बता दिया। आगे, thus if a particular waste or scrap is not mentioned in CETA, it may be goods but not excisable goods। वो गुड्स हो सकता है लेकिन एक्साइजेबल नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो मैंने तुम लोग को एल्युमिनियम का बताया, एल्युमिनियम ड्रॉस और जिंक ड्रॉस, वही छोटे छोटे टुकड़े एल्युमिनियम के, which is termed as waste residue or refuse is chargeable to excise duty as it is an excisable goods, यानी कि ड्यूटी मेंशन्ड है रेट, arising during the course of manufacture and is capable of being sold for consideration, यानी मूवेबिलिटी और मार्केटेबिलिटी है। नॉर्मल चीज़ थी। तो हम लोगों ने कितने पॉइंट्स देखे? कैप्टिव कंजम्पशन, खुद यूज़ करते हैं, बीच के सारे कैप्टिव कंजम्पशन पर ड्यूटी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट पर टैक्स लग जाता है, तो कन्वीनियंसी लाने के लिए। दूसरा मैंने बताया असेंबली करते हैं कई सामानों की और एक नया प्रोडक्ट इमर्ज होता है नए काम, यूज़ और कैरेक्टरिस्टिक के साथ, तो वो भी टैक्स लग जाएगा, ड्यूटेबल हो जाएगा। साइट रिलेटेड, अगर इमूवेबल एसेट इमर्ज होती है तो वहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर मूवेबल एसेट या मूवेबल प्रॉपर्टी इमर्ज होती है जिसका मार्केट में नया नाम, काम, धाम ये सब हो, एक्साइजेबल हो, तो ड्यूटी लग जाएगी। लास्ट मैंने बताया वेस्ट एंड स्क्रैप। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये स्पेसिफिक आइटम है और तुम लोग के एग्जाम में फ्रिक्वेंट वे में पूछे जाते हैं। कभी ये लगातार पूछे जाते हैं। जब पेपर उठाओगे कई सालों का तो तुम्हें पता चलेगा लगभग हर बार 2-4 नंबर का तो क्वेश्चन आ ही जाता है। अब एक बवाल होता है। क्या होता है? बवाल होता है। बवाल ये है, ढंग से सुनना, मैं तुम लोगों को फ्लोर सप्लाई करता हूँ, आटा, और तुम लोग घर पे उससे पापड़ बनाते हो। पापड़ क्या बनाते हो? लोग कहते हैं पापड़ बेलना, तो तुम पापड़ बेलते हो। पढ़ाई करना भी पापड़ बेलने जैसा ही है। हाँ, तो तुम लोग क्या बेलते हो? मैंने तुम लोग को क्या दिया? रॉ मटेरियल, और तुम लोग घर में बैठकर क्या करते हो? पापड़ बेलते हो। आया ना? हाँ, हम जानते हैं। अब बताओ मैन्युफैक्चरर कौन? कौन मैन्युफैक्चरर कौन? ये नहीं, तुम भी हो। मैंने कहा सबको पापड़ करा, ये तुम भी हो। हाँ, तो तुम लोग जो पापड़ बेलता है, जो पापड़ बनाता है, वो मैन्युफैक्चरर है। अरे मैं कहाँ से मैन्युफैक्चरर हुआ? कौन सा पापड़ है? लिज्जत या इज्जत? लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ नाम नहीं सुना क्या? नाम नहीं सुना? बहुत अच्छी ऐड आती थी, लिज्जत पापड़। तो लिज्जत पापड़, मैं अपने नाम से तुम लोगों से फिर पापड़ कलेक्ट करता हूँ। लाओ पापड़ कितना बनाया, लाओ पापड़ कितना बनाया, शाम को कलेक्ट करता हूँ और उस पर अपना नाम लगाता हूँ, लिज्जत पापड़। तो बताओ मैन्युफैक्चरर कौन? फिलहाल तो तुम लोग हो। मैंने पैकिंग, रीपैकिंग की, ब्रांड नेम लगाया, वो बात की बात है। फिलहाल मैं उसको किनारे करता हूँ। मैंने तुम लोग को रॉ मटेरियल दिया, तुम लोगों ने पापड़ बनाया। मैन्युफैक्चरर कौन? तुम लोग। मैन्युफैक्चरर कौन? तुम लोग। केवल रॉ मटेरियल सप्लाई करना इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर, इट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इज डन बाय यू। आई एम नॉट द मैन्युफैक्चरर, आई एम द रॉ मटेरियल सप्लायर। मैं क्या हूं? पक्का ना? इसमें कोई डाउट है? अच्छा, द पर्सन कैरिंग आउट द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, द मैन्युफैक्चरर, even if the raw material is supplied by someone else and the goods have been manufactured as per his specification. अच्छा, merely by supplier of the raw material, the supplier thereof cannot be constituted as the manufacturer. अच्छी बात है।
Therefore, it is not relevant as to whether the raw material belongs to the manufacturer or not. रॉ मटेरियल किसका, हमसे इससे मतलब नहीं, काम किसने किया उस पर, दैट इज इंपॉर्टेंट। उस पर ट्रीटमेंट किसने किया, उस पर मैनिपुलेशन किसने किया, उस पर लेबर किसने किया, हाँ या ना। अच्छा, एग्जाम्पल वही मेसर्स पापड़ वाला सप्लाइज रॉ मटेरियल टू सेवरल हाउस होल्ड लेडीज टू मेक पापड्स, to make papads. These ladies make papads at their home. कहाँ पे? At their home and supply the same to Messrs पापड़ वाला. Messrs पापड़ वाला does not supervise the ladies या work. Messrs Papadwala is only the raw material supplier and not the manufacturer, as it does not exercise control and supervision over the ladies making papad. The ladies making papads are the manufacturer in this case. So ladies and gentlemen, तुम ही लोगों ने कहा था हाँ, हमने थोड़ी बोला था, तुम ही लोगों ने थोड़ी देर पहले एक्सेप्ट किया था हाँ करके, हाँ हम लोग पापड़ बेलते हैं है कि नहीं। इधर देखो, आ रहे यहाँ पार, इधर देखो, देखा जाए मैंने किसका नाम लिया, सुन लो इधर। अब लिज्जत पापड़ मेरा ब्रांड नेम, हाँ या ना, इसके बारे में अब मैं बात करने जा रहा हूं। अभी मैंने बात नहीं की, अभी मैंने केवल इतना बोला कि लिज्जत वाले ने रॉ मटेरियल सप्लाई करके वहां से पापड़ लिए, तो बताओ मैन्युफैक्चरर कौन, लेडीज, क्लियर है। अब बात करते हैं ब्रांड नेम की, किसकी बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2, ब्रांड नेम ओनर वर्सेस मैन्युफैक्चरर, ब्रांड नेम ओनर वर्सेस मैन्युफैक्चरर। Many a times large manufacturers do not manufacture goods on their own. हम लोग खुद अपना सामान नहीं बनाते, हम लोग सामान बनवाते हैं और उस पर अपना स्टिकर लगा देते हैं, चिपका देते हैं। तो कौन सा काम करते हैं हम लोग, चिपकाने का। Many a times large manufacturers do not manufacture goods on their own but get their goods manufactured from others. हम तुम लोगों से अपना सामान बनवाते हैं, वही पापड़ वाला हिसाब किताब, यही समझ लो। तो तुम लोग तो मैन्युफैक्चरर हो गए, अब ये स्पेसिफिक लेडीज मैन्युफैक्चरर है, ये स्पेसिफिक लेडीज मैन्युफैक्चरर है, मैं क्या हूं, कर ये जेंटलमैन। तो वो बात दूसरी है, चाहे तो तुम लोगों ने पूछा नहीं एक बार भी, नहीं तो कहा जाता है ना जेंटलमैन नेवर रिफ्यूज अ कप ऑफ टी, तो चाहे भी तो पूछते। तो मेनी अ टाइम्स लार्ज मैन्युफैक्चरर्स डू नॉट मैन्युफैक्चर गुड्स ऑन देयर ओन। जैसे तुम लोगों ने पार्ले जी का नाम सुना होगा, अलग अलग नहीं है, पार्ले जी, ठीक है ना। हमें ये नहीं समझ जी ही क्यों उठाया, ए भी उठा सकता था, बी उठा सकता था। आदमी की इज्जत नहीं है, बिस्कुट की इज्जत पूरी है। तो पार्ले जी, एक बात बताओ, पार्ले कैसे काम करता है, वो सीएम बनाता है, चीफ मिनिस्टर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। हर शहर में उसका सीएम होता है, वैसे स्टेट का सीएम होता है, उसका हर शहर में अपना सीएम होता है, एक सीएम दो सीएम होते हैं। तो अब वो सीएम क्या करते हैं, मालूम है क्या करता है, ये नहीं मालूम। तुम लोग जो पार्ले खाते हो ये मत सोचना पार्ले कंपनी खुद बनाती है, ये समझ लो आसपास कोई कंपनी होगी 2-4-10 किलोमीटर के अंदर, वहाँ पार्ले का मैन्युफैक्चरिंग होता है और वो लोकल पार्टी होती है, वो पार्ले बनाती है। जानते हो उसका सिस्टम क्या है, और देखो कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। डेली आप सुबह दरवाज़ा खोलेंगे, आपके दरवाजे के बाहर, फैक्ट्री के बाहर ट्रक खड़ी हुई मिलेंगी पार्ले कंपनी की। अपना घी, मैदा, दूध सब वहीं से आता है। नहीं समझे मेरी बात, सारी चीज़ें जो मिक्स होनी हैं सब कंपनी से आता है, आप कहीं से नहीं खरीद सकते मार्केट से।
कंपनी एक चीज जानती है, क्वालिटी कंट्रोल। अब देखो कितना स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल है। आपने दरवाजा खोला, सुबह मटेरियल आया डेली ताजा ताजा फ्रेश, और फैक्ट्री में आपको उतना रख दिया जाएगा जितने आपको दिन भर में जरूरत होती है। उससे केवल आप क्या करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं। आप केवल मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, आपने केवल लेबर लगा रखे हैं, मशीनें लगा रखी हैं। आपको हर 1 किलो बिस्कुट पर 98 या 75 पैसा मिलता है। कितना बनाने का, आप सामान बनाओ, 98 आपको हर 1 किलो पर मिल जाएगा। और दिन भर में आपने 1 लाख किलो बनाया, 50,000 रुपये ले लो। नहीं समझे? पक्की बात है। ये काम करने का तरीका है उसका। बंदा एक हमेशा बैठा रहता है, कंपनी का सुपरवाइजर सुपरवाइज करता है। अचानक ऑडिट होती है, क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट होती है कि सब चीज़ें सही तरीके से रखी जाती हैं, साफ सफाई होती है या नहीं, सामान को साफ करके रखा जाता है, मतलब हर चीज़ एकदम अप टू डेट। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम। किसका? पार्ले का। आपको टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। आप किसी भी स्टेट से लगभग सामान मंगवाइए बिस्कुट, तो उसी तरह से बेक किया हुआ मिलेगा। समझे मेरी बात? टेस्ट हमेशा लगभग 19-20 एक जैसा ही होता है। तो यहां पर वही है, इफ उषा फैन गेट्स इट्स फैन मेड फ्रॉम अदर फैन मेकिंग कंपनीज या यूनिट्स अंडर इट्स ब्रांड नेम उषा। अब वहां से पंखा बन करके आया, कंपनी ने अपना स्टिकर चिपका दिया उषा कंपनी का। उषा फैन विल नॉट बी मैन्युफैक्चरर इन दिस केस, द अदर फैन मेकिंग यूनिट्स हु एक्चुअली मेक्स द फैन विल बी द मैन्युफैक्चरर अंडर सेंट्रल एक्साइज। इज इट क्लियर? हाँ या ना? Ownership of raw material is not relevant to determine who is the manufacturer. If both the above cases, the contract are on a principal to principal basis. दोनों केसेस में जो मैंने बताया, रॉ मटेरियल सप्लायर एंड ब्रांड नेम ओनर। मैं रॉ मटेरियल सप्लाई करता हूं और आपसे सामान ले लेता हूं और उस पर फिर अपना ब्रांड नेम चिपका देता हूं। दोनों केस की बात कर रहा हूं, दोनों अलग अलग ले लो या दोनों को जोड़ करके देखो, कोई फर्क नहीं है। अगर दोनों प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस हैं, किसके बेसिस पर हैं? तो मैन्युफैक्चरर आप हो, हम नहीं है मैन्युफैक्चरर। लेकिन अगर प्रिंसिपल टू एजेंट के बेसिस पर है, तो इसका मतलब मैंने आपको नौकरी पर इनडायरेक्टली रखा है, आपको एक जॉब वर्क का पेमेंट दे रहे हैं। यू आर नॉट द ओनर, आई एम द ओनर। आई हैव सप्लाइड द गुड्स टू यू एट योर होम, बट आई हैव क्वालिटी कंट्रोल ओवर यू। आई हैव 100% सुपरवाइजरी कंट्रोल, आई हैव अ क्वालिटी कंट्रोल ओवर द गुड्स और द प्रोडक्ट और द मैन्युफैक्चरिंग आइटम। हाँ या ना? अब बात समझ में आई? तो अगर आपने प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस पर काम करवाया है, देन आई विल बी ट्रीटेड एज द ओनर और द मैन्युफैक्चरर। आई विल बी ट्रीटेड एज द मैन्युफैक्चरर। बट इफ द वर्क हैज बीन डन ऑन मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर, सॉरी, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस, देन आई विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ मैन्युफैक्चरर, यू विल बी ट्रीटेड एज मैन्युफैक्चरर। इज इट क्लियर? समझ में आया? In both the above cases, the contract are on a principal to principal basis. However, if the relationship between the raw material and brand name owner and the job worker is that of principal and agent, the raw material supplier will be the manufacturer. अब हमें कुछ बताने की जरूरत नको। It may be noted that a person supplying the raw material, छोड़ दो, बार बार वही लाइन घुमा फिरा करके, बात समझ में आ गई ना? क्लियर हुआ सब? हम लोगों ने जो आज देखा अब तक ढंग से सुनना, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम लोग के एग्जाम में बहुत आराम से पूछे जाते हैं। और यही जो क्वेश्चन कर रहे हो ना, जो मुंह से निकल रहा है, बस ये समझ लो 5 नंबर तुम लोग कैच करते जा रहे हो। 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। मैंने आते ही आज बताया आपको मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन। मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि हम लोग पूरी एक क्लास लेंगे मैन्युफैक्चर पे। मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन देखी, मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन उसी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूट कर ली, लेकिन कहा था इसमें केवल वो बंदा शामिल नहीं है जो मैन्युफैक्चर करवाता है हार्ड लेबर से, बट वो भी बंदा शामिल है जो अपने लिए सामान बनाता है। ये क्लियर हुआ था? और मैन्युफैक्चर में 3 चीज़ें देखी थी, इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटीज़, अमाउंट टू मैन्युफैक्चर जो सेकंड शेड्यूल में है, जो अमाउंट टू मैन्युफैक्चर है, और तीसरा जो थर्ड शेड्यूल में है, लेबलिंग, रीलेबलिंग वगैरह, और रिटेल सेल प्राइस के बेसिस पर उसकी प्राइसिंग तय होती है, बताई थी। इसके बाद हम लोग चले थे कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चर की, कैप्टिव कंजम्पशन, असेंबली, साइट रिलेटेड गुड्स एंड वेस्ट एंड स्क्रैप। इसके बाद हमने देखा था मैन्युफैक्चरर के 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, रॉ मटेरियल सप्लायर एंड ब्रांड नेम ओनर। याद आया? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। मैं लास्ट एक पॉइंट और बताता हूँ, जरा ढंग से सुनना।
तुम्हें समझ में आ रहा है कि उड़ रहा है? कुछ लोग सड़क पार करते हैं कैसे, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, कुछ लोग तो एक आदमी ऐसे ही कर रहा था, मैंने कहा थोड़ा धीरे धीरे उड़ जाओगे नहीं तो हाँ भाई इतना तेजी से हाथ हिला रहे हो, दोनों हाथ करोगे तो उड़ ना जाओ चलें। इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेन इज ड्यूटी लायबिलिटी टू बी पेड, ड्यूटी कब पे की जाती है? क्योंकि आगे आने वाले क्लासेस जो हम लोग के 2 चलेंगे, 1 या 2 क्लास जो चलेगा इसी मैटर पर डिस्कस करेंगे, ड्यूटी लायबिलिटी के ऊपर। क्या सर ड्यूटी लायबिलिटी पर इतना? पहली चीज, कौन पे करेगा? मैन्युफैक्चरर पे करेगा। कब पे करेगा? कब पे करेगा वो बता दो। किस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लेगा वो भी बता दो। सामान मैन्युफैक्चर हुआ 10 तारीख को, बिका है 25 तारीख को, किस दिन की ड्यूटी? 10 तारीख को रेट था 5%, 25 तारीख को रेट है 2%, और बीच में एग्जाम्प्ट भी हुआ था। हम लोग करें तो करें क्या? हाँ या ना? यानी 2 बेसिक चीजें देखेंगे, ड्यूटी कब पे की जाती है, और अगर ड्यूटी के रेट्स में चेंजेस आ जाएं तो क्या करेंगे। इज इट क्लियर? चलो, ड्यूटी कब पे की जाती है? जैसे ही सामान इमर्ज होगा, नया प्रोडक्ट नए नाम, यूज और कैरेक्टरिस्टिक के साथ आया, ड्यूटी लेविएबल है। ड्यूटी लग गई, ड्यूटी लग गई। लेकिन पे कब करेंगे? पे कब करेंगे? ड्यूटी तो लग गई, ड्यूटी हैज बीन लेविड, ड्यूटी हैज बीन इम्पोज्ड, बट व्हेन विल इट बी कलेक्टेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर? कब कलेक्ट करेंगे मैन्युफैक्चरर से? अब सुनना, ड्यूटी विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एट द टाइम ऑफ, मैंने वर्ड क्या बोला? एट द टाइम ऑफ रिमूवल, एट द प्लेस ऑफ रिमूवल। सर कंफ्यूज्ड हो गए। अब 2 वर्ड याद रखना है, टाइम ऑफ रिमूवल एंड प्लेस ऑफ रिमूवल। एक 2 नए वर्ड जुड़े और इनके बारे में जानना पड़ेगा। मैं 2 लाइनें पहले पढ़ता हूं, ढंग से सुनना। As learned before, the taxable event for the duty, levy of duty is manufacture, but the collection thereof is postponed. जैसे ही सामान मैन्युफैक्चर हुआ, ड्यूटी लग गई, लेकिन इसका कलेक्शन गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया, टाल दिया। कब तक के लिए? एट अ स्टेज ऑफ रिमूवल, यानी जब सामान निकलेगा, जब सामान निकलेगा। कहाँ से? कहाँ से? सामान कहाँ से निकलता है? फैक्ट्री। तुम लोगों ने बोला कहाँ से निकलता है? फैक्ट्री। पहला पॉइंट। हाँ, रिमूवल कहाँ से हो सकता है? फैक्ट्री से। ये मेरी फैक्ट्री है और मेरा गोडाउन यहाँ पे है, दोनों के बीच में 5 किलोमीटर का अंतर है। ये गोडाउन मेरा नहीं है, ये वेयर हाउस है बेसिकली। इसके बारे में तुम लोग जानोगे, चाहे मेरा वेयर हाउस हो, चाहे मैंने किसी का वेयर हाउस हायर किया हो। दोनों के बीच में 5 किलोमीटर का दायरा है। मैं यहाँ से सामान बनवाता हूँ और यहाँ पर स्टोर करता हूँ। मैं यहाँ से सामान बनाता हूँ, यहाँ स्टोर करता हूँ। स्टोर क्यों करता हूँ? ताकि सामान को बेचा जा सके। और कहाँ से बिकेगा अब सामान? यहाँ से जाएगा। अब बताओ रिमूवल कहाँ से होगा? फैक्ट्री से होगा या वेयर हाउस से होगा? अब कहाँ से होगा? वेयर हाउस से होगा। पक्की बात है ना? Therefore, excisable goods cannot leave the factory of production unless excise duty has been paid. जब तक कि सामान पर ड्यूटी पे ना कर दी गई हो, फैक्ट्री से सामान बाहर नहीं निकल सकता। यानी जब सामान बाहर निकलेगा फैक्ट्री से तो आपको ड्यूटी
पे करके निकालना है। यानी पेमेंट को हमने पोस्टपोन किया तब तक के लिए, मैंने वर्ड यूज किया, पेमेंट को पोस्टपोन किया है, यानी ड्यूटी तो लग गई थी जब सामान इमर्ज हुआ था। ड्यूटी लग चुकी है, आपसे केवल पेमेंट मांगने में देरी की जा रही है। सर ऐसी देरी क्यों की जा रही है? वो देरी इसलिए की जा रही है ताकि सरकार सुविधा के तौर पर बड़ी आसानी से आपसे टैक्स ले सके, ना उसको कोई मुश्किल का सामना करना पड़े, ना आपको। आप जैसे जैसे सामान बाहर निकालेंगे टैक्स देते जाओ, बिना टैक्स दिए सामान आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो सर ये ड्यूटी सेल पर है क्या? ना, ये ड्यूटी गुड्स पर है, जब सामान मैन्युफैक्चर हुआ था। सेल पर तो सेल्स टैक्स लगता है। सेल टैक्स कब लगता है? जब सामान सेल होता है, लेकिन सामान पहले बन चुका है, वहां पर एक्साइज ड्यूटी लग चुकी है। ये एक्साइज ड्यूटी केवल कलेक्शन के लिए हमने पोस्टपोन किए ताकि डिपार्टमेंट सुविधा के तौर पर काम कर सके, अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से काम कर सके। इज इट क्लियर? अच्छा। However, excisable goods can be removed from the factory and stored in a warehouse. कभी कभी सामान क्या होता है, यहां से रिमूव किया जाता है, सुन लो, और कहाँ स्टोर किया जाता है? वेयरहाउस में स्टोर किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, एंड स्टोर्ड इन अ वेयरहाउस विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। सर बात तो बिल्कुल सही है, वी आर नॉट गोइंग टू सेल इट right now, we are just going to store the goods from the factory to the warehouse, and the warehousing process में तुम लोग पढ़ोगे कि warehousing of the goods can be done without payment of the duty। यानी आपका सामान यहाँ से यहाँ वेयरहाउस में जाता है, उसके लिए कोई ड्यूटी आपको देनी नहीं पड़ती। तो ड्यूटी कब पे करेंगे? जब सामान वेयरहाउस से निकलेगा, और वेयरहाउस से सामान 3 तरीकों से निकलता है। वेयरहाउस से सामान 3 तरीकों से निकलेगा। यहाँ तो खुद कंज्यूम कर लो, यहाँ एक्सपोर्ट कर लो, और यहाँ बेच ही डालो। क्यों? यहाँ तो सामान एक्सपोर्ट कर दो, बेचना ही हुआ, लेकिन एक्सपोर्ट हो गया आउटसाइड इंडिया। यहाँ खुद यूज़ कर लो, और यहाँ इंडिया में उसको कहीं पर बेच दो। मैन्युफैक्चर ऑफ एनी अदर कमोडिटी इन और आउटसाइड द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है। Until the excise duty leviable thereon has been paid in the prescribed manner। उसके लिए रूल हैं। जब भी एक वर्ड आता है prescribed manner, जब भी वर्ड आएगा prescribed manner, जब भी वर्ड आएगा prescribed manner, इसका मतलब रूल्स हैं। तो रूल्स हमको देखने पड़ेंगे, आएगा रूल्स, किस तरीके से हमको पेमेंट करना है ड्यूटी, वो आएगा। फिलहाल अब तक मैंने बताया कि ड्यूटी कब चार्ज हो जाती है, लेविड होती है जब सामान प्रोडक्शन हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ। कलेक्शन कब करेंगे ड्यूटी का? जब रिमूवल होगा। यही तो बताया। रिमूवल कहाँ से हो सकता है? सर रिमूवल फैक्ट्री से हो सकता है, या रिमूवल वेयरहाउस से हो सकता है। और वेयरहाउसिंग बिना ड्यूटी पेमेंट के होता है। वेयरहाउसिंग से सामान 3 जगहों के लिए यूज होता है, निकलता है, या तो खुद के लिए, या तो एक्सपोर्ट के लिए, या तो सेल हो जाता है। एक तरह से ये समझ लो। हाँ, यहाँ से सामान जब आप निकालेंगे, चाहे खुद के यूज के लिए, चाहे आप एक्सपोर्ट के लिए, चाहे किसी भी पर्पज के लिए, बिना ड्यूटी के आप सामान नहीं निकाल सकते, जब तक आप ड्यूटी का पेमेंट ना कर दें। समझ में आई बात? स्टोरी क्लियर है? पक्का ना? इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में हम लोग बड़े ही आराम के साथ देखेंगे। सुनना, पहला पॉइंट देखेंगे कलेक्शन ऑफ ड्यूटी नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे। दिस इज अ कंप्लीट चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर नंबर 1 यानी कि कह सकते हो बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। इज इट क्लियर? थैंक यू बच्चों।